स्टूडेंट्स, रैपिड रिवीजन कोर्स में आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। नीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से मिनिमम 2 क्वेश्चंस और मैक्सिमम 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से, जिसे हिंदी में कहा जाता है परिवहन तंत्र। तो कौन से पदार्थों के परिवहन की आवश्यकता होती है? हमारे परिवहन तंत्र के द्वारा कौन से पदार्थों का परिवहन होता है? हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ जैसे कि पोषक पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, हार्मोन्स, खनिज लवण, गैसेस, इन सब का परिवहन तंत्र के द्वारा होता है। और इस परिवहन के लिए हमें द्रव्य की आवश्यकता होती है। और हमारे शरीर में 2 प्रकार के द्रव्य होते हैं, एक है रक्त और दूसरा है लसिका। तो ये 2 प्रकार के द्रव्यों के माध्यम से परिवहन करवाया जाता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से पदार्थों के परिवहन की आवश्यकता है, आवागमन की आवश्यकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पोषक तत्वों के परिवहन की आवश्यकता है, गैसेस के परिवहन की आवश्यकता है, अपशिष्ट के परिवहन की आवश्यकता है, हार्मोन्स के परिवहन की आवश्यकता है, प्रतिरक्षी घटकों के परिवहन की आवश्यकता है। और ये परिवहन होता है रक्त के माध्यम से एवं लसिका के माध्यम से। तो अब हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। हम शुरुआत में रक्त एवं लसिका ये दोनों ही संयोजी ऊतक है। मैंने आपको ऊतक पढ़ाया था, तो वहाँ पर संयोजी ऊतक के बारे में बताया था जो कि जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर तरल संयोजी ऊतक है लसिका एवं रक्त। रक्त एवं लसिका ये दोनों ही संयोजी ऊतक है। और अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत में हम रक्त से स्टार्ट करेंगे। तो रक्त के बारे में देखेंगे, 2 प्रकार के संयोजी ऊतक है, एक तो रक्त है और लसिका है। इन्हीं के माध्यम से संवहन होता है, संवहन या परिवहन होता है इन्हीं के माध्यम से। और यहाँ पर आधात्री रेशे विहीन होती है, क्योंकि ये जो संयोजी ऊतक है इसके संगठन की हमने बात की थी कि जो संयोजी ऊतक होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। संयोजी ऊतक में एक तो कोशिका होती है, एक यहाँ पर रेशे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर रेशे होते हैं, फाइबर होते हैं, कोलेजन फाइबर, रेटिकुलिन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, 3-4 प्रकार के फाइबर आपको बताए गए थे। और इसके अलावा यहाँ पे होती है आधात्री, इसके अलावा होती है आधात्री। तो 3 चीज़ों से मिलके संयोजी ऊतक बनता है। संयोजी ऊतक का निर्माण इन 3 चीज़ों से मिलके होता है, एक कोशिका, दूसरा मैट्रिक्स और तीसरा रेशे। तो अब स्टूडेंट आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि यहाँ पर रक्त एवं लसिका के अंदर ये जो संयोजी ऊतक है इसके अंदर रेशे अनुपस्थित हैं, इसके अंदर रेशे नहीं पाए जाते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर ये जो रेशे मैंने बनाए हैं ये रेशे इसके अंदर नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर लिम्फ और रक्त के अंदर रेशे अनुपस्थित हैं, फाइबर अनुपस्थित हैं, फाइबर नहीं हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं रक्त से। रक्त के अध्ययन को हम कहते हैं हीमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को कहेंगे हीमेटोलॉजी। और रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है हीमेटोपोएसिस। पीछे पोएसिस लग गया, इसका मतलब किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है। आगे चलेंगे, रक्त का रंग लाल होता है, पीएच ये एल्कलाइन मीडियम में रहता है, तो इसकी पीएच होती है 7.5। और इसका भार होता है, हमारा जो शरीर का भार है, तो शरीर के भार का लगभग 7 से लेकर 8% हमारे रक्त का होता है। और इसके अतिरिक्त रक्त एक आभासी संयोजी ऊतक है। रक्त की कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता। रक्त की कोशिकाओं में विभाजन क्यों नहीं होता है? क्योंकि रक्त के पास में केंद्रक अनुपस्थित है। जो एक परिपक्व रक्त कोशिका होती है उसके पास में केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो ये कोशिकाएं विभाजन नहीं करती हैं। रक्त के आधात्री में तंतु और रेशे नहीं होते। तो ये पॉइंट मैंने आपको याद करने के लिए कहा था, ये पॉइंट आपको
याद रखना है। रक्त की आधात्री का संश्लेषण रक्त कोशिकाओं के द्वारा नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त जो रक्त की मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है, मैंने यहाँ पे बताया था ये मैट्रिक्स वाला पार्ट, तो ये मैट्रिक्स इसकी कोशिकाएं नहीं बनाती है। इस मैट्रिक्स का निर्माण रक्त की कोशिकाएं नहीं बनाती है। आगे चलते हैं रक्त के संगठन के ऊपर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है। इसको इम्पॉर्टेंट मैं लगा देती हूँ यहाँ पे, ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। चलिए, तो रक्त के अंदर दो भाग होते हैं। यहाँ 55% प्लाज्मा है और 45% यहाँ पर गठित तत्व हैं। 55% प्लाज्मा है और 45% यहाँ पर कुछ आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, ये सभी हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा में 90% जल की मात्रा है, बाकी के 10% में प्रोटीन है। और ये प्रोटीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जिसमें एल्ब्यूमिन है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है और इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, पोषक तत्व हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं और हार्मोन्स हैं। इन सबसे मिलकर प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है। अभी आगे जाके हम एक एक के बारे में देखने वाले हैं कि फाइब्रिनोजन क्या है, यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में देखेंगे। अभी बात करेंगे गठित तत्व की। 45% है, जिसमें से सबसे ज़्यादा होती है आरबीसी, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट लगभग 98 से लेकर 99% यहाँ पर आरबीसी है और 98-99 के बाद में जो 1 से 2% बचता है वो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का है। ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट, ये सब डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं। प्लेटलेट्स हैं, ये सभी 1 से 2% में पाए जाते हैं। तो हमारे ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर सबसे अधिक मात्रा अगर हम रक्त के संगठन में बात करें तो आरबीसी की होती है, कोशिकाओं में बात करें तो आरबीसी की होती है। और आधात्री में यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है? आधात्री में सबसे ज़्यादा पाया जाता है जल और 10% के अंदर यहाँ पे प्रोटीन आते हैं और कुछ यहाँ पे अन्य पदार्थ आते हैं। तो प्लाज्मा में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आरबीसी और ये कोशिकाएं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं यहाँ पर प्लाज्मा के ऊपर। सबसे पहले प्लाज्मा की बात करेंगे। तो प्लाज्मा में आयंस है, यहाँ पर देखिए पोटेशियम आयंस है, सोडियम आयंस है, मैग्नीशियम आयंस है, क्लोराइड आयंस है, कैल्शियम आयन है, बाइकार्बोनेट आयन से। लवण की बात करें तो NaCl है, KCl है, यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है और गैसेस हैं ऑक्सीजन और CO2, नाइट्रोजन, जो कि प्लाज्मा में डिसॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता रही हूँ कि हमारे शरीर में फ्लूइड, वैसे भी 2 प्रकार का फ्लूइड होता है। हमारे पास में जो फ्लूइड होता है वो 2 प्रकार का फ्लूइड है। एक है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये आपको पता है। एक है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और दूसरा है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, जिसे शॉर्ट में कहेंगे ICF। अब आप समझ गए होंगे, जो कोशिका के बाहर वाला फ्लूइड है, जो कोशिका के बाहर वाला फ्लूइड है, इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कोशिका के बाहर वाला फ्लूइड, लेकिन ये कभी भी कोशिका के अंदर नहीं जाता है, ये कभी भी कोशिका के अंदर नहीं जाएगा, तो इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है सोडियम आयंस की। सोडियम आयन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। और वहीं पे हम बात करें इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो कि सेल के अंदर पाया जाता है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है पोटेशियम आयन। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात करें कार्बनिक पदार्थ, तो जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा का जो 8 से 10% भाग है, 8 से 10% भाग में भी सबसे मुख्य रोल होता है प्लाज्मा के अंदर उपस्थित प्रोटीन्स का। तो यहाँ पे विटामिन हैं, पोषक तत्व हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं, हार्मोन्स हैं, लेकिन इनसे भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसके प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये हमको ध्यान रखना है, इनको बहुत अच्छे से देखना है। तो प्लाज्मा प्रोटीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहले बात करेंगे एल्ब्यूमिन की। तो एल्ब्यूमिन, इसके अतिरिक्त ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। तो अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आपको याद रखना है कि ग्लोब्यूलिन जो ये होता है, ये ग्लोब्यूलिन हमारी लसिका कोशिकाओं के द्वारा बनाई जाती है प्रोटीन,
लेकिन इसके अतिरिक्त जो एल्ब्यूमिन है, इसके अतिरिक्त प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, ये हमारे लीवर के द्वारा बनाया जाता है। इसका फॉर्मेशन लीवर में होता है, ये लीवर के द्वारा बनाया जाता है प्लाज्मा प्रोटीन, हमने पढ़ा भी है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जब मैंने आपको लीवर पढ़ाया था तो वहाँ पे लीवर के फंक्शन बताए थे। तो लीवर के फंक्शन थे ब्लड के क्लोटिंग फैक्टर्स को बनाना, जो ब्लड के रक्त स्कंदन कारक है उसका निर्माण रक्त के अंदर होता है। इसके अतिरिक्त ब्लड के अंदर पाए जाने वाले प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण लीवर के अंदर होता है, इनका निर्माण लीवर करता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़कर, ग्लोबुलिन को छोड़कर। इसका फॉर्मेशन लसिका के अंदर होता है, बाकी इसका इनका भी फॉर्मेशन, क्योंकि ये रक्त स्कंदन में सहायता करते हैं, तो इनका फॉर्मेशन भी लीवर के अंदर होता है। ठीक, एल्ब्यूमिन ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ये ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी पढ़ा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो हमारा उत्सर्जी तंत्र है वहाँ पर भी हम पढ़ेंगे कि ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को कौन मेंटेन करता है, किसकी वजह से परासरण दाब उत्पन्न होता है, तो यह है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन ब्लड के अंदर, इसकी वजह से ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है। ये एल्ब्यूमिन की मात्रा 4% से अधिक होती है और ये सबसे छोटा प्लाज्मा प्रोटीन है, सबसे छोटा है लेकिन सबसे अधिक मात्रा में है, क्योंकि ये कोलोइडल प्रेशर को मेंटेन करता है। इसी के साथ साथ ग्लोबुलिन की बात करें तो ये 2 से 2.5% होता है। और हमारे शरीर में जो कुछ आयंस होते हैं, कुछ मेटल आयंस जैसे कि कॉपर है, तो कॉपर का परिवहन करता है ग्लोबुलिन, आयरन का परिवहन करता है बीटा ग्लोबुलिन, तो और ये प्रतिरक्षी तंत्र की तरह कार्य करता है। तो अल्फा, बीटा और गामा, इस प्रकार से 3 प्रकार के ग्लोबुलिन पाए जाते हैं, जिसमें से अल्फा ग्लोबुलिन कॉपर का परिवहन करता है, बीटा ग्लोबुलिन आयरन का परिवहन करता है और गामा ग्लोबुलिन यहाँ पर प्रतिरक्षा तंत्र की तरह कार्य करता है। तो ये आपका हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके अतिरिक्त प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये सबसे बड़े प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन सबसे बड़े प्लाज्मा प्रोटीन, फाइब्रिनोजन सबसे छोटे प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन सबसे छोटा एल्ब्यूमिन, सबसे बड़ा प्लाज्मा प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, और ये रक्त स्कंदन का कार्य करते हैं। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन आपका डन हुआ। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और इसके अतिरिक्त प्रोथ्रोम्बिन। तो एल्ब्यूमिन यहाँ ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए है, सबसे छोटा है। ग्लोबुलिन की बात करें तो ग्लोबुलिन 2 से 2.5 है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये आयनों का, ये मेटल आयंस का परिवहन करता है और प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेने वाला प्रोटीन है। इसके अतिरिक्त प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, तो ये रक्त स्कंदन कारक प्रोटीन है, जिसमें से फाइब्रिनोजन ये सबसे बड़ा प्रोटीन है। आगे बात करें रक्त के प्लाज्मा में, तो रक्त के प्लाज्मा में कई सारे पदार्थ पाए जाते हैं, कई सारे पदार्थ, जैसे कि यहाँ पर अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, ग्लूकोज है, वसीय अम्ल है, ग्लिसरॉल है, ये सारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं। क्यों, और ये आते कहाँ से हैं, तो हमारे भोजन का जब पाचन हो जाता है तो पाचन के पश्चात जो भी भोज्य पदार्थ है वो सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है और वही सरल पदार्थ वहाँ से विसरित होकर हमारे रक्त में आते हैं। रक्त से कुछ पदार्थ प्लाज्मा में रखे होते हैं और हमारी रक्त की कोशिकाएं रक्त के साथ साथ इन पोषक पदार्थों को भी लेके जाती हैं। तो अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, प्रतिस्कंदक जैसे कि हिपेरिन, रक्षक कोशिकाएं, लाइसोजाइम, विटामिन, हार्मोन, ये सभी हमारे प्लाज्मा में पाए जाएंगे। तो ये नॉर्मल सी बात है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रक्त ही इनको लेके जाता है। तो रक्त में सामान्यतः ग्लूकोज की मात्रा 80 से लेकर 100 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड पे होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हम पहले वाले चैप्टर में भी कंप्लीट कर चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। तो हमारे 100 ml ब्लड के अंदर 100 ml ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा होती है 80 से लेकर 100 मिलीग्राम।
कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है पर 100 ml पे 150 से 260 मिलीग्राम। उसी के साथ साथ यहाँ पर रक्त में यूरिया होता है 17 से 30 मिलीग्राम। और रक्त में यदि इतनी यूरिया से अगर ज़्यादा हो जाए, 30 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाए 100 ml पर, अगर 40 मिलीग्राम हो जाए तो इसे कहते हैं यूरेमिया। रक्त में यूरिया की मात्रा ज़्यादा होना, इसे हम कहेंगे यूरेमिया। और इससे आरबीसी अनियमित आकार की हो जाती है, और आरबीसी के अनियमित आकार के हो जाने की वजह से अनीमिया भी हो जाता है। तो इसकी वजह से प्लीहा भी नष्ट हो जाता है और ये कोशिकाएं बर हो जाती हैं और आरबीसी अनियमित आकार की हो जाती है, और इन अनियमित आरबीसी को प्लीहा में फिर नष्ट किया जाता है। प्लीहा के बारे में आप जानते हैं कि प्लीहा क्या होता है, यह मृत आरबीसी का कब्रिस्तान है, ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ डेड आरबीसी। आरबीसी जिसे हम इरिथ्रोसाइट कोशिका कहते हैं, लाल रक्त कोशिका कहते हैं, या लाल रक्त कणिका कहते हैं, कि रक्त की सभी कोशिकाओं में सबसे ज़्यादा होती है। स्तनधारियों की आरबीसी तश्तरी नुमा होती है, डिस्क लाइक होती है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है और ये आपको याद रखना है। तो आरबीसी उभयतल होती है। आरबीसी का जो शेप होता है वो होता है बाई कॉन्केव, इस प्रकार का होता है आरबीसी। आरबीसी होती है बाई कॉन्केव, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आरबीसी बाई कॉन्केव क्यों होती है। आरबीसी बाई कॉन्केव इसलिए होती है ताकि इसका पृष्ठ सतह ज़्यादा से ज़्यादा हो। और आरबीसी तश्तरी नुमा है, उभयतल है, अनुप्रस्थ काट काटने पर गोल एवं केंद्रक विहीन होती है। ये आरबीसी उभयतल है और ये सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि आरबीसी सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि इसका ये जो क्षेत्रफल है या ये बाई कॉन्केव क्यों है, उभयतल क्यों है, क्योंकि इससे जो आरबीसी का क्षेत्रफल है वो बढ़ता है। आरबीसी की गणना, आरबीसी की गणना आपको पता है कि आरबीसी की संख्या महिलाओं में कम होती है पुरुषों की तुलना में। तो पुरुषों में तो है 5 to 5.5 मिलियन पर mm क्यूबिक, और महिलाओं में है 4.5 से लेकर 5 मिलियन पर mm क्यूबिक। और नवजात जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर आरबीसी की संख्या ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स, छोटे छोटे बच्चों में आरबीसी की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन आरबीसी का जो स्पान होता है, आरबीसी की जो जीवन अवधि होती है वो कम होती है। और हमारे अंदर आरबीसी की संख्या कम है, लेकिन हमारे अंदर आरबीसी की जीवन अवधि ज़्यादा है। ठीक, उसको आगे भी हम कवर करेंगे। तो केंद्रक की अनुपस्थिति की वजह से इसकी जो आकृति होती है वो उभयतल हो जाती है। केंद्रक अनुपस्थित है तो ये उभयतल हो जाती है, और उभयतल होने पर इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और क्षेत्रफल ज़्यादा होने पर ये ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को अपने अंदर एकोमोडेट कर सकती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। अपवाद है, ऊंट और लामा के अंदर जो आरबीसी होती है उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, लेकिन हमारे अंदर जो आरबीसी है, परिपक्व आरबीसी, उसके अंदर केंद्रक नहीं है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जिनके आरबीसी में ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को भरा जा सकता है, ठीक है, ये हो गया। और आरबीसी में अंतःप्रदेवी जालिका अनुपस्थित होती है, क्योंकि आरबीसी के अंदर यहाँ पर कोशिका अंगक ही नहीं है, ना तो आरबीसी के अंदर केंद्रक है, ना और कोई अन्य कोशिका अंगक है। आरबीसी में यहाँ पर इसका जो अंतः कंकाल होता है, जो आरबीसी का अंतः कंकाल होता है, यहाँ ये जो इसका अंतः कंकाल होगा अंदर का, तो ये संरचनात्मक प्रोटीन का बना होता है और इसे कहा जाता है स्ट्रोमेटिन। स्ट्रोमेटिन तो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन करता है स्ट्रोमेटिन, याद रखेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन का बनाता है, अंतः कंकाल का निर्माण करता है स्ट्रोमेटिन। उसके बाद स्पॉन्जी कोशिकाएं कंकाल एवं लचीली प्लाज्मा झिल्ली होने के कारण आरबीसी इससे छोटे व्यास की रक्त कोशिकाओं से होकर आसानी से गुजर जाती हैं। तो ये आरबीसी जो है इसे छोटे व्यास की रक्त कोशिकाओं से होकर आसानी से गुजर जाती है, क्योंकि इसकी प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है, स्पॉन्जी प्रकार की होती है। तो जिन रक्त वाहिनियों का व्यास कम है उसमें से भी स्क्वीज आउट होकर निकल आती हैं। आगे बात करेंगे, आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली को डोनेंस मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है कि आरबीसी
आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने डोनेंस मेम्ब्रेन क्यों कहा है? तो इसके पीछे एक रीजन है। इसके पीछे रीजन क्या है कि ये कुछ आयनों के लिए तो पारगम्य है और कुछ आयनों के लिए अपारगम्य है। तो कौन से आयन है? क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन, इनके लिए तो बहुत पारगम्य है। लेकिन जब बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम आयन के लिए, तो इनके लिए ये अपारगम्य है। समझ रहे हो आप? सोडियम और पोटेशियम आयन के लिए कैसी है ये? अपारगम्य, इनको आने नहीं देती। लेकिन ये किसको आने देती है? ये बाइकार्बोनेट को आने देती है, क्लोराइड को आने देती है। और आपने क्लोराइड शिफ्ट इफेक्ट तो पढ़ा है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि क्लोराइड की शिफ्टिंग होती है। आरबीसी के अंदर बाइकार्बोनेट होता है, H2O CO2 आपस में क्रिया करके H2CO3 बनाते हैं। H2CO3 बाइकार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में HCO3- प्लस H प्लस आयन में बदल जाते हैं। क्लोराइड की शिफ्टिंग होती है। ये सारी बातें आपको पता है, इसलिए ये भी पता है कि आरबीसी के अंदर क्या है, क्लोराइड आयन आ सकता है, बाइकार्बोनेट उसके अंदर आ सकता है, जा सकता है, लेकिन ये इम्परमेबल होती है सोडियम के लिए और पोटेशियम के लिए। तभी तो सोडियम बाइकार्बोनेट अंदर नहीं गया था, प्लाज्मा के अंदर ही था, अगर आपको याद आ रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये डोनेंस मेम्ब्रेन के बारे में भी हो गया और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित है। अब आपको एक बात यहाँ पर ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स कि इसके पास में माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास में नहीं है। तो आरबीसी अवायवीय श्वसन में भाग लेती है। आरबीसी एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, अवायवीय श्वसन करती है, लेकिन आरबीसी ऑक्सीजन को लेके जाती है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आरबीसी के पास में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, आरबीसी के पास में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो ये अवायवीय श्वसन इसके अंदर पाया जाता है। लेकिन वायवीय श्वसन के लिए ये ऑक्सीजन और CO2 को लेके जाती है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे आरबीसी में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन्स की। तो हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसी के अंदर पाया जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आरबीसी ने अपना शेप ऐसा बनाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन उसके अंदर आ सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन वो अपने अंदर भरना चाहती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन से क्रिया करता है आगे चल के। तो यहाँ पर आरबीसी में देखिए 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन है और ये हीमोग्लोबिन 100 ml रक्त में 12 से 60 ग्राम हीमोग्लोबिन है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये जो हीमोग्लोबिन है पर 100 ml पे 12 से 60 ग्राम हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन का निर्माण दो घटकों से मिलके हुआ है। एक है हिम 5% होता है और ग्लोबुलिन प्रोटीन जो कि 95% पार्ट होता है। तो मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में भी बताया था कि इस प्रकार से ये 4 इसके पास में पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। ये 4 हीमोग्लोबिन का होता है। तो इसमें से जो बैलून शेप है जहाँ पे Fe+2 होता है, ये हिम पार्ट है, ये हिम पार्ट है। ठीक है, जो बैलून शेप है ये हिम पार्ट है। और जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको, ये इसका थ्रेड, ये इसका प्रोटीन पार्ट है, ये पेप्टाइड चेन है। तो इसके पास में पेप्टाइड चेन पाई जाती है, हिम पाया जाता है, हिम के अंदर पोरफायरिन रिंग पाई जाती है, आयरन सेंटर पाया जाता है, मेटल आयन पाया जाता है। तो हिम के पास में क्या क्या है? आयरन है और पोरफायरिन रिंग है। हिम के पास में आयरन है, पोरफायरिन रिंग है। आयरन यहाँ पे Fe+2 फेरस के फॉर्म में पाया जाता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है जिसके पास में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन अलग अलग प्रकार की होती है। अल्फा भी होती है, बीटा भी होती है, गामा भी होती है, डेल्टा भी होती है। तो डिपेंड करता है कि हीमोग्लोबिन किसका है। हीमोग्लोबिन बच्चे का है, हीमोग्लोबिन एडल्ट का है, तो कौन से प्रकार का हीमोग्लोबिन है उस हिसाब से पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर वयस्क का हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन का प्रकार है HbA1, A1 प्रकार का हीमोग्लोबिन है,
तो 2 अल्फा होगी और 2 बीटा होगी। अगर A1 प्रकार का हीमोग्लोबिन है तो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होगी। अगर यहाँ पर A2 प्रकार का हीमोग्लोबिन है HbA2 तो यहाँ 2 अल्फा और 2 डेल्टा चेन होगी। और अगर बच्चे का हीमोग्लोबिन है तो बच्चे का हीमोग्लोबिन भ्रूणीय अवस्था में, बच्चे से मतलब है भ्रूणीय अवस्था में, फीटल कंडीशन में, तो जब बच्चे का फॉर्मेशन हो रहा है, जब बच्चा एम्ब्रियोनिक कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में उसके पास में 2 अल्फा होती है और 2 गामा चेन्स होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डिपेंड करता है कि हीमोग्लोबिन कौन सा है। तो हीमोग्लोबिन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ये अल्फा भी होता है, बीटा भी होता है, गामा भी होता है, डेल्टा भी होता है। ठीक है, तो अल्फा, 2 अल्फा, 2 बीटा, 2 अल्फा, 2 बीटा। ठीक है, ये किस में होते हैं? A1 में होते हैं। 2 बीटा और 2 अल्फा और 2 डेल्टा, ये किस में होते हैं? A2 में होते हैं। और अगर आपका हीमोग्लोबिन फीटल हीमोग्लोबिन है, एम्ब्रियोनिक स्टेज का हीमोग्लोबिन है, तो 2 अल्फा होगा और 2 गामा होगा। ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं, अब हम आएंगे रक्त कणिकाओं के बारे में। यहाँ पर प्लाज्मा हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्लाज्मा के प्रोटीन कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम यहाँ पे कार्पसल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, आरबीसी का आकार 7.5 माइक्रोन का होता है। सबसे बड़ी आरबीसी होती है एम्फियुमा की, ये एम्फीबिया में आती है, 75 से लेकर 80 माइक्रोन की होती है। सबसे छोटी आरबीसी होती है मस्क हिरण की, और यहाँ पर आरबीसी में आकार में परिवर्तन, इसे एमनियोसाइटोसिस कहा जाता है। 1% आरबीसी रोजाना नष्ट होती है, इतनी ही रोज रक्त में बन भी जाती है। स्प्लीन, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, और शरीर का रक्त बैंक भी कहा जाता है। आरबीसी का जीवन काल हमारे अंदर 120 दिन का होता है, लेकिन बच्चों के अंदर 100 दिन का होता है केवल। ठीक है, हालांकि बच्चों के अंदर आरबीसी संख्या ज़्यादा में होती है, लेकिन 100 दिन का इनका जीवन काल होता है। मानव के अंदर 120 दिन का। मेंढक से आपको कोई लेना देना है नहीं, फिर भी याद कर लो कि बच्चे का 100 है तो मेंढक का भी 100 है। आरबीसी की संख्या में बढ़ने वाली स्थिति को, यदि आरबीसी की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो इसे कहा जाता है पॉलीसाइथीमिया। अगर आरबीसी ज़्यादा हो जाती है तो इसे कहा जाता है पॉलीसाइथीमिया, और आरबीसी की संख्या कम हो जाए तो इसको कहा जाता है एनीमिया, जो कि आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है अनीमिया की फीमेल्स में। तो आरबीसी का निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं इरिथ्रोपोएसिस, और इरिथ्रोपोएसिस के लिए एक हार्मोन्स की आवश्यकता होती है जिसका नाम है इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। तो यहाँ पर इरिथ्रोपोएसिस के लिए इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन की आवश्यकता होती है, और ये हार्मोन यहाँ पर वृक्क के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। जो हमारी किडनी होती है वहाँ पे इसका संश्लेषण होता है। सबसे पहले आरबीसी कब बनती है? जब बच्चे का एम्ब्रियोनिक कंडीशन में फॉर्मेशन होता है, फीटस का फॉर्मेशन होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, या भ्रूण का विकास चल रहा होता है, डेवलपमेंट चल रहा होता है, तो आरबीसी सबसे पहले बनती है यॉर्क सैक के अंदर। सबसे पहले आरबीसी बनती है यॉर्क सैक के अंदर, सबसे पहले आरबीसी बनती है यॉर्क सैक के अंदर, फिर उसके बाद में हमारे लीवर के अंदर, फिर प्लीहा के अंदर, और फिर थाइमस ग्रंथि के अंदर। तो इस प्रकार से यहाँ पर आरबीसी इन सभी के अंदर बनती है। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी बनती है यॉर्क सैक के अंदर, फिर उसके बाद में धीरे धीरे लीवर बनाना शुरू करता है, थाइमस बनाना शुरू करता है, प्लीहा बनाना शुरू करता है। लेकिन जब हम वयस्क हो जाते हैं, जब हम एडल्ट कंडीशन में आ जाते हैं, तो हमारे वयस्क अवस्था में सिर्फ और सिर्फ हमारी आरबीसी का फॉर्मेशन करती है रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा। तो जो मैंने आपको बोन की स्ट्रक्चर बताई थी, ये इस प्रकार से हमारी बोन होती है। तो इस बोन में, ये ऐसी बोन है, और इस बोन में ये वाला रीजन होता है जहाँ पर रेड बोन मेरो पाया जाता है, रेड बोन मेरो। ठीक है, यहाँ पे होता है येलो बोन मेरो। येलो बोन मेरो वसा का संचय करता है, यहाँ पे एडिपोज टिश्यू होता है, एरियोलार टिश्यू होता है। तो ये जो ये आपका वाइट बोन मेरो है, ये यहाँ पर बीच में पाया जाता है, ऊपर की तरफ पाया जाता है रेड बोन मेरो।
और रेड बोन मेरो का कार्य होता है आरबीसी का फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो देखिए आरबीसी का उत्पादन लाल अस्थि मज्जा में होता है और इसे स्पंजी अस्थि या ट्रैबेक्यूली के बीच में संग्रहित, तो इसको स्पॉन्जी बोन कहते हैं ना। आपको पता है ये स्पॉन्जी बोन है, ये स्पॉन्जी बोन है और ये कॉम्पैक्ट बोन है। ये आपको पता है कि ये स्पॉन्जी बोन है और ये वाली बोन है कॉम्पैक्ट बोन। क्लियर, आगे चलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं में रोलेक्स क्या होता है? देखिए रोलेक्स क्या होता है, जब आरबीसी एक के ऊपर एक रखी होती है तो इस अवस्था को रोलेक्स कहते हैं। तो विश्राम अवस्था में रक्त धीमे धीमे बहाव के कारण आरबीसी एक के ऊपर एक जमा हो जाती है और इसे रोलेक्स अवस्था कहा जाता है। टूटी हुई आरबीसी के टुकड़े को हीमोकोनिया कहा जाता है और क्लोरोक्विरिन एक हरे रंग का आयरन युक्त वर्णक है जो कि एनेलिडा के जंतु में पाया जाता है। तो क्लोरोक्विनिन ये एनेलिडा में पाया जाता है। आपको पता है रक्त परिसंचरण में दो प्रकार का रक्त परिसंचरण है, एक खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण और बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण। एनेलिडा में जो भी नॉन कॉर्डेट्स है उनमें एनेलिडा के अंदर सबसे पहले बंद परिवहन तंत्र की शुरुआत हुई थी और वहाँ पर एनेलिडा के अंदर यहाँ पर क्लोरोक्विनिन पाया जाता है। ठीक, हीमोसाइनिन एक कॉपर युक्त श्वसन वर्णक है जो कि क्रस्टेशियन में पाया जाता है, झींगा के अंदर पाया जाता है।